और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 20 मार्च को गोरखपुर दौरे पर मोहन भागवत जाएंगे। स्वयं सेवकों की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जाएंगे और स्वयं सेवकों की बैठक में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर का 3 दिवसीय उनका दौरा रहेगा। लखनऊ से बड़ी खबर इस पर। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 20 मार्च को गोरखपुर दौरे पर जाएंगे मोहन भागवत। स्वयं सेवकों की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। उनका 3 दिवसीय दौरा रहेगा गोरखपुर में और यहां पर स्वयं सेवकों की बैठक का हिस्सा बनेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गोरखपुर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 20 मार्च को गोरखपुर दौरा उनका रहेगा। 3 दिवसीय दौरा होगा जिसमें वो स्वयं सेवकों की बैठक में हिस्सा लेंगे। एसके वाजपेयी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। एसके, स्वयं सेवकों की बैठक का हिस्सा बनेंगे मोहन भागवत, इसको लेकर और क्या कुछ खास जानकारी है? मोहन भागवत का गोरखपुर जाना, क्या इसके पीछे कोई और भी विशेष कारण है? बिल्कुल निश्चित है कि कई कार्यक्रम हैं जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भाग लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देखें तो बीजेपी ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी है 2022 के इलेक्शन में और बीजेपी का अनुषांगिक संगठन है आरएसएस। और निश्चित तौर पर कि आरएसएस लगातार प्रदेश में अपनी शाखाओं को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो उसके विभिन्न आयोजन होते हैं उनको आगे ले जाने का काम कर रहा है। गोरज जो प्रदेश है, चूंकि आरएसएस ने अपने संगठनात्मक क्षेत्र में यूपी को 6 भागों में बांटा है, जिसमें जो गोरज प्रांत है उसके जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में आरएसएस प्रमुख भाग लेंगे, जिसमें स्वयं सेवक बुलाए गए हैं जितने भी गोरज प्रांत के जिले हैं और उनको अलग अलग समय पर वो संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वो 20 तारीख की शाम पहुंचेंगे और 21 तारीख से उनके कार्यक्रम शुरू होंगे। 22 तारीख को भी उनके कार्यक्रम रहेंगे, जहां पर वो शाम 5 बजे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जो विभिन्न महानगर के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ भी संबोधन करेंगे, उनको संवाद करेंगे। प्लस जो उनके विभिन्न स्वयंसेवक जिलों से आएंगे उनके साथ भी एक संबोधन होगा। साथ ही साथ किस तरीके से आरएसएस की शाखाओं को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से आरएसएस के जो राष्ट्रवाद के जो कहीं न कहीं नीति है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से काम आरएसएस कर रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, या किस तरीके से राजनीतिक तौर पर लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे विषयों को लेकर आरएसएस प्रमुख स्वयंसेवकों और आरएसएस के प्रचारकों के साथ ये संवाद करेंगे और ये 3 दिन तक लगातार चलेगा। हालांकि अलग अलग समय पर अलग अलग जिले के स्वयंसेवकों के साथ ये संवाद कार्यक्रम होंगे। जी चलिए एसके, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। संवाद कार्यक्रम रहेगा। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इस दौरान में उनके अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे जिनका वो हिस्सा बनेंगे। और वहीं उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक चल रहा है मंथन। बीजेपी के सामने दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। 20 मार्च को देहरादून पहुंच रहे हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। विधायकों से रायशुमारी होगी। राजनाथ और मीनाक्षी लेखी की 20 मार्च की शाम को विधायक दल की बैठक होगी, जानकारी सूत्रों के हवाले से है। और विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। 21 तारीख को हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण। 20 मार्च को देहरादून पहुंच रहे हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंच रहे हैं 20 तारीख को और खबर के मुताबिक 21 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 20 तारीख को ही जानकारी है कि 20 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो चीजें हैं वो बड़ी कंफर्म हो जाएंगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मंथन का दौर चल रहा है। दरअसल ये सिचुएशन तब आई जब पुष्कर सिंह धामी चुनाव खटीमा से हार गए। अदरवाइज पहले से निर्धारित था कि बीजेपी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के हार जाने के बाद में अब ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए उत्तराखंड का। यूं तो रेस में कई नाम हैं, लेकिन फिर भी पुष्कर सिंह धामी लगातार अव्वल नंबर पर बने हुए हैं। हालांकि खुद राजनाथ सिंह की पसंद भी पुष्कर सिंह धामी। सुदीप मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुदीप का एक बार रुख करेंगे। सुदीप, अभी तक मंथन का ही दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है और कई नामों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन आखिरकार किस नाम पर मुहर लगेगी इसको लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, जबकि 21 तारीख को शपथ ग्रहण। जी देखिए, 21 तारीख को शपथ ग्रहण जो प्रस्तावित थी वो टल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को शपथ प्रस्तावित हुई है, थोड़ा ग्रह नक्षत्र और जो नक्षत्रों की स्थिति है, क्योंकि मैथोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी बहुत मानती है और उत्तराखंड में जो इस बार का शपथ ग्रहण होगा
वो बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। ऐसी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां तक नेता विधानमंडल दल चुनने की बात है, तो कल राजनाथ सिंह व मीनाक्षी लेखी के दून पहुंचने की पुष्टि हुई है। मंत्री बिशन सिंह चौपाल से भी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई। उनका कहना है कि कल विधानमंडल दल की बैठक दोपहर बाद हो सकती है। एक तकनीकी दिक्कत यह है कि आज कुमाऊं में होली है, गढ़वाल मंडल में कल हो चुकी है, तो विधायकों को भी थोड़ा आने में समय लग रहा था, इसलिए आज का दिन रोका गया। अब ये प्रक्रिया कल होगी। माना यह जा रहा है कि कल दोपहर के बाद एक निजी होटल में पार्टी से जीत के राज 47 विधायकों की जो बैठक होगी विधानमंडल दल की, उसमें साफ हो जाएगा कि सरकार का नया सरदार यानी सरकार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां तक नामों की चर्चाओं की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे हैं अभी तक, हालांकि वो खटीमा से चुनाव हारे थे। इसके अलावा धन सिंह रावत का नाम भी बहुत तेजी से सुर्खियों में है। लेकिन कल ही स्थिति ये साफ होगी विधानमंडल दल की बैठक में कि केंद्र से किसका नाम आया और विधायकों के समक्ष उस पर चर्चा कराकर उस पर मुहर लगाई गई। ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल, जिसका कल पालन कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और कल की बैठक के बाद हो सकता है कि तस्वीर साफ हो। ऐसे में राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी पहुंच रहे हैं। दोनों के आगमन के साथ ही क्या कुछ और चर्चा चल रही हैं? क्या वहां से कोई बेहतर संदेश वो लेकर आ रहे हैं जिसमें चीजें कंफर्म और क्लियर होंगी, या फिर यहाँ पर वो भी और लोगों के मन को टटोलने आ रहे हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं नाम उनके पास है। अब उनको किसी से कोई बहुत ज्यादा चर्चा विचार विमर्श नहीं करना है। केवल विधानमंडल दल की बैठक में सबके समक्ष नाम रख देना है और वही सबको मान्य होगा, क्योंकि आला कमान ने नाम तय किया है। पर एक ये प्रक्रिया होती है, उसका पालन किया जाएगा। अभी तक हमारी जिन भी मंत्रियों से या प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से बात हुई, नाम तय हो चुका है, बस उस नाम का डिक्लेरेशन बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नाम तय हो चुका है, सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है। मंत्रिमंडल भी करीब करीब तय है, उसका भी मुख्यमंत्री के नाम के बाद वो भी सारे नाम सामने आ जाएंगे कि इस बार मंत्रिमंडल में कौन इन है और कौन आउट है। तो कौन कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर सबसे नंबर 1 पर कौन? क्या पुष्कर सिंह धामी सबकी पसंद बने हुए हैं? इसको लेकर क्या कुछ अंदर खाने सूचना मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी रेस में नंबर 1 है। अगर विधायकों की बात चलेगी, यूं तो भारतीय जनता पार्टी कई बार चौंकाने वाले फैसले लेती है, जो हालांकि मानने सबको पड़ता है, पर बहुत ज्यादा समझ नहीं लग पाती। जहां तक मंत्रियों की आपने बात की, तो जो बंशीधर भगत हैं कैबिनेट मंत्री थे, वो प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं। जानकारी यही है कि वो आगे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं। ऋषिकेश से विधायक जो अभी तक विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, वो कैबिनेट में आ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 5वीं बार जीते हैं, 15,000 वोटों से जीते हैं, वो कैबिनेट में आ सकते हैं। कुमाऊं से ऐसी जानकारी है कि रेखा ड्रॉप हो सकती हैं और चंदन रामदास को मौका मिल सकता है। तो ये चर्चाएं हैं। अब एक बार मुख्यमंत्री का नाम जब स्पष्ट होगा तो मंत्रिमंडल में मंत्री कौन कौन बन रहे हैं ये भी साफ होगा। जी ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। और देखिए, फिलहाल कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। पीएम मोदी के काम पर उत्तराखंड की जनता ने मुहर लगाई, इस बात को दोहराया और कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार दी है। विधानमंडल की बैठक अब जल्द ही बुलाई जाएगी, ये बात भी पुष्कर सिंह धामी ने कही है इस बातचीत के दौरान। सर, हम सोशल मीडिया का ट्रेंड देखते हैं तो वंस मोर धामी चल रहा है। खटीमा की कुछ पोस्ट देखते हैं तो लोग कहते हैं हमसे गलती हो गई। 6 विधायक सर कह रहे हैं कि यदि धामी जी को मौका मिलता है तो अपनी सीट छोड़ देंगे, उसमें निर्दलीय उमेश कुमार जी भी हैं। सर, इसे कैसे देखते हैं? कम समय में आपने ज्यादा गेन किया और एक बड़ा समर्थन आपको मिल रहा है, हालांकि निर्णय अभी होना शायद थोड़ा बाकी है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का सबका आभारी हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को 7 माह पूर्व उत्तराखंड की जनता के बीच में जाने का काम दिया था, उत्तराखंड की जनता का सेवा करने का काम किया था। उत्तराखंड की जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों पर मोहर लगाई है और उन्होंने एक सशक्त सरकार, एक प्रचंड बहुमत की सरकार दी है। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि चूँकि मुझे काम दिया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम, हमारा पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर ये काम पूरा हुआ है। सर, अब ऑब्जर्वर्स आने हैं, विधानमंडल दल भी होना है, विधानसभा भी आप लोग कॉल करेंगे शपथ के लिए, तो सर कब से प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी? होलास्ट कल दोपहर तक संपन्न हो रहा है। नहीं, जल्दी ही जो प्रक्रिया होनी है वो प्रक्रिया जल्दी ही संपन्न होगी। होली का त्यौहार संपन्न होते ही प्रक्रिया भी संपन्न होगी।
तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है जो संवैधानिक प्रक्रिया और व्यवस्थाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी और जो पार्टी लाइन के काम हैं वो भी जल्दी पूरे होंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। देहरादून में गीता धामी ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पत्नी है गीता धामी। इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी उन्होंने बातचीत की थी न्यूज वन इंडिया से, और तब उन्हें पूरे जीत की आशंका थी बीजेपी की। अब पुष्कर धामी ने प्रदेश के लिए बहुत काम किया। उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने दिन रात मेहनत की है। खटीमा में हमने बहुत काम किया है। खटीमा की जनता ने जो भी किया हमने स्वीकार किया। हमें खुशी है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है। पुष्कर धामी जी केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीद पर खरे उतरे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दोहराया कि जनता की उम्मीद पर भी वो खरे उतरे हैं और पार्टी की उम्मीद पर भी वो खरे उतरे हैं। पुष्कर धामी जन नेता हैं और आगे जो भी उनको जिम्मेदारी मिलेगी वो उन्हें स्वीकार्य है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। धामी जी की मेहनत रंग लाई, लेकिन खटीमा में आप लोगों की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर कहीं ना कहीं लगता है सटीक नहीं बैठी और एक हार हो गई। खैर, लेकिन वो 47 सीटें भी लेके आए। अब क्या लगता है, धाकड़ धामी रिपीट अगेन? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी, ना कि सिर्फ हमारे एक विधानसभा खटीमा की। उनकी जिम्मेदारी थी पूरे प्रदेश को आगे लेकर के जाने की, और उन्होंने बहुत काम किए हैं इन 6 महीनों में। जनता ने देखा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने देखा है, सभी ने देखा है कि उन्होंने कितना काम किया है, कितनी मेहनत करी है, रात दिन एक किया है उन्होंने। और हाँ, खटीमा से निश्चित रूप से जो है मैं कह सकती हूँ कि उस प्रकार से जितना उनका स्नेह मिलना चाहिए था, वहाँ के बेटे थे अपने, जो है वहाँ उनका, हमारा सभी का परिवार था, घर था, और बहुत मेहनत करी थी उन्होंने। बहुत काम किए थे खटीमा विधानसभा में, जो कि अंतिम विधानसभा हमारी खटीमा 70वीं विधानसभा बहुत ही पिछड़ी हुई, और धामी जी ने हर क्षेत्र में वहाँ पे रात दिन मेहनत करके बहुत से काम किए। लेकिन जनता ने जो भी स्वीकार किया है, जो भी जो है किया है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। और हमें खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी है। जो उम्मीदें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने धामी जी पर जो है जो आशाएं करी थी, जो उम्मीदें उनको थी, उस उम्मीदों पे खरा उतर करके उन्होंने दिखाया है। आगे जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी वो स्वीकार होगी, और भगवान की मर्जी के बिना तो देखिए कुछ नहीं होता। भगवान जो करता है अच्छा करता है। उन्होंने हमारी जो है सरकार को रिपीट किया है, और इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। मैम, आधा दर्जन विधायक खुलकर कह चुके हैं धामी जी के लिए हम सीट छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है धाकड़ धामी वंस अगेन। और अब खटीमा की भी क्षेत्र की यदि हम लोग फेसबुक पोस्ट आदि देखें तो लोग कहते हैं उनसे गलती हो गई, चूक हो गई। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, धामी जी जन नेता हैं, वो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम नहीं किया, जाने अनजाने में भी उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, और अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होता है। वो जो है जनता के दिलों में है। जनता उन्हें स्नेह करती है, पूरे उत्तराखंड की जनता उन्हें स्नेह करती है, और यही स्नेह आशीर्वाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर करता है। और जो है, और जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी उन्होंने सोचा, जो भी समझा होगा, हो सकता है उनकी कुछ और इच्छाएं रही होंगी कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उतना समय खटीमा को नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है उनको लगता होगा कि धामी जी घर घर जा पाते इसके दौरान, या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो इतना समय अगर वो पूरा खटीमा को ही देते तो मैं नहीं समझती कि वो उत्तराखंड में सभी जगह जा पाते, अपने कामों को कर पाते। और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हम लोग जो है खुशी खुशी हमें मंजूर है। गीता धामी क्या कहती हैं? पुष्कर धामी वंस मोर? देखिए, जो उन्होंने मेहनत की है वो सभी ने देखी है। आगे ऐसे आदमी, ऐसे जो है व्यक्ति को तो होना ही चाहिए आगे, जो है, क्योंकि पूरा प्रदेश को भी आगे लेकर के जाना है। जो आशाएं, जो उम्मीदें जनता की उनसे हैं, अभी बहुत आगे लेकर के जाना है उन्होंने उत्तराखंड को। और उन्होंने भी जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे हुए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी सपने पूरे करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी को जो है और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब जो भी आगे केंद्रीय नेतृत्व जो है निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। जी, धन्यवाद। गीता धामी जिनका कहना है वंस मोर धामी जी को भी 5 साल का वक्त और मिलना चाहिए। उन्होंने जो वायदे किए हैं, जो जनता का उन्होंने विश्वास जीता है, उसके लिए उन्हें एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और अब एक अच्छी खबर।
बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के जरिए बेटियों की सुरक्षा को लेकर सामाजिक और आर्थिक सहायता दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी जोर शोर से दिया जाता है। इसके बावजूद बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं जो अशिक्षित रह जाती हैं। इन बच्चियों को आगे लाने के लिए गौर ग्रुप ने अब शिक्षा जगत में भी कदम बढ़ाया है। दरअसल गौर यमुना एक्सप्रेस वे पर एक खूबसूरत टाउनशिप है जहाँ गौर इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ पर उन बच्चियों को फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जो गरीब हैं और पढ़ाई का खर्च उठाने में उनके परिवार के लोग असमर्थ हैं। वहीं गौर ग्रुप के जरिए गुरुकुलम की भी शुरुआत की गई जिसमें सभी वेदों की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम से भी उनको शिक्षा दिलवाई जाएगी। आपको बता दें कि यमुना गौर सिटी पर आने वाले समय में बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ आ रही हैं। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, फिल्म सिटी बनने जा रही है, लगातार रोजगार के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो रिहायशी इलाके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी तेजी के साथ में इन रिहायशी इलाकों में जो रिहाइश है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता प्रिया राणा ने गौर ग्रुप की डायरेक्टर मंजू गौर से और गौर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति मेहरा कक्कर से खास बातचीत की है। गौर ग्रुप ने सफलता की तरफ एक और कदम बढ़ाया है जिसको लेकर आने वाले समय में यमुना गौर सिटी पर बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सरकार की ओर से बच्चों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें बेटियों की सुरक्षा से लेकर सामाजिक और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ बच्चियां हैं जो शिक्षा से अछूती हैं जिसकी भरपाई अब गौर ग्रुप करेगा। गौर ग्रुप ने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उनको अच्छी शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक खूबसूरत टाउनशिप बनी है तो वहीं गौर ग्रुप रियल एस्टेट के साथ साथ एजुकेशन की फील्ड में भी अच्छा नाम बन चुका है। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की स्कूल की। जब मिस्टर मनोज गौड़ जी का जो विज़न था आज से 2013 की हम बात करते हैं, जब वहाँ पे टाउनशिप, इट इज़ अ 250 एकर्स टाउनशिप एंड अगर हम उसकी बात करें तो बहुत बड़ा एक विज़न था क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही थी। नोएडा एक्सटेंशन जो था वो पूरा फुलफिल होता जा रहा था, लोगों को और घर देने थे और हमें आगे बढ़ना था। तो उस टाइम यही सोचा गया था कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरह सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसमें फ़र्स्ट मूवर बने हैं कि आज वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी तक कोई भी और सोसाइटी या कोई भी जो टाउनशिप है अभी इस तरीके से नहीं बस पाई है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे बसी है। तो जब हमारी टाउनशिप वहाँ पे बसी तो हमने देखा कि लास्ट ईयर कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को स्कूल की, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे रहने आते हैं तो उन्हें स्कूल चाहिए। जॉब के लिए तो हस्बैंड या जो आदमी है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन स्कूल उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और स्कूल वो बच्चे अपने घर के पास में भेजना चाहता है। तो हमने इसका यही प्लान किया कि क्यों ना यहाँ पे एक स्कूल खोला जाए और जो कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। जब वहाँ पे स्कूल खोला गया तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा फ्यूचर है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हब बन के आ रहा है, इकोनॉमिकल हब बन के आ रहा है वो जगह। जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, या टॉय इंडस्ट्री आ रही है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ आ रही है, लेदर इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी होटल्स एंड बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है। तो मुझे उस टाइम समझ में आया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो गई है, क्योंकि अगर आसपास गवर्नमेंट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है तो वी आर द फर्स्ट वन, जैसे कि एज वेल इन द गॉड सिटी वी आर द फर्स्ट वन, सेम एज इन यमुना सिटी वी आर द फर्स्ट वन कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल लेके आए जो कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स को आगे आने वाले फ्यूचर को मैच कर पाएगा। और मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत स्वागत करूँगी कि जल्द से जल्द आएँ और बहुत कम सीटें हैं, आप आएँ और वहाँ पे स्कूल में अपना एडमिशन लें। मैम, गौर ग्रुप के द्वारा गरीब बच्चियों को भी मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, कितनी बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं इस समय? हम जो मॉर्निंग स्कूल है अभी मेरे पास 3700 प्लस बच्चे हैं। इसके अलावा जो इवनिंग स्कूल है उसमें 360 गर्ल्स जो है एजुकेशन ले रही हैं। अभी आगे वाले टाइम में क्योंकि बच्चे प्रमोट हो जाएंगे तो इस साल ये आई थिंक 400 के करीब ये नंबर हो जाएगा। और ये हमारा जो प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज से 4 साल पहले शुरू हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि हम सक्सेसफुली इसे कर रहे हैं। शिक्षा में लगातार बढ़ते उसके कदम नजर आ रहे हैं। गौर ग्रुप गरीब बच्चियों को फ्री में शिक्षा भी प्रदान करा रहा है।
वहीं ग्रुप की तरफ से गुरुकुलम की भी शुरुआत की गई है, जिसमें सभी वेदों की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम से भी उनको शिक्षा दिलवाई जाएगी। होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और जो गॉर्स ऑफ कोर्स बिलीव करते हैं, गॉर्स ग्रुप ऑफ स्कूल बिलीव करता है कि हमें बच्चे को उसकी जो पर्सनालिटी है उसको पूर्णतः टोटली होलिस्टिकली डेवलप करना है। और उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर हमारी स्कोलास्टिक, जिसको हम एकेडमिक्स कहते हैं, सिर्फ वो ही नहीं है, को स्कोलास्टिक जो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जहाँ पे बच्चे के अंदर जो उसको इन्नेट कैपेबिलिटीज़ मिली हैं, जो बाय बर्थ बच्चा ब्लेस्ड है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उनको हम कैसे तराशते हैं, निखारते हैं और उसको वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व देते हैं। गौर यमुना सिटी एक्सप्रेसवे पर गौर इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में यहाँ का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है, जहाँ आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आएंगी। साथ ही रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, फिल्म सिटी भी बनने जा रही है, तो ऐसे में रिहायशी इलाका भी डेवलप होगा। तो वहीं स्कूल खुल जाने से बच्चों के भविष्य की चिंता भी परिजनों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोएडा से प्रिया राणा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगातार सरकार के द्वारा भी फैलाया जा रहा है, जिससे कि बेटियां शिक्षित हो सकें। लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो बच्चियां हैं गरीबी रेखा वाली, जो अशिक्षित होती हुई भी नजर आ रही हैं। हमारे साथ गौर ग्रुप की डायरेक्टर हैं मंजू गौड़, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ। मैम, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि पहले ही आप शिक्षा की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, चाहे हम गुरुकुलम की बात करें, आपने गौर इंटरनेशनल के पास एक गौर गुरुकुलम की शुरुआत भी की है, वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे आपने एक बढ़िया सुंदर टाउनशिप बनाई है, उसके बाद वहाँ पर एक स्कूल का भी इनॉग्रेशन आपके द्वारा किया गया है। तो क्या कुछ आपके मन में इसके लिए धारणाएं हैं? सबसे पहले नमस्कार। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की स्कूल की। जब मिस्टर मनोज गौड़ जी का जो विज़न था, आज से 2013 की हम बात करते हैं, जब वहाँ पे टाउनशिप, इट इज़ अ 250 एकर्स टाउनशिप, एंड अगर हम उसकी बात करें तो बहुत बड़ा एक विज़न था, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही थी। नोएडा एक्सटेंशन जो था वो पूरा फुलफिल होता जा रहा था, लोगों को और घर देने थे और हमें आगे बढ़ना था। तो उस टाइम यही सोचा गया था कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरह सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसमें फ़र्स्ट मूवर बने हैं कि आज वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी तक कोई भी और सोसाइटी या कोई भी जो टाउनशिप है अभी इस तरीके से नहीं बस पाई है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे बसी है। तो जब हमारी टाउनशिप वहाँ पे बसी तो हमने देखा कि लास्ट ईयर कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को स्कूल की, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे रहने आते हैं तो उन्हें स्कूल चाहिए। जॉब के लिए तो हस्बैंड या जो आदमी है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन स्कूल उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और स्कूल वो बच्चे अपने घर के पास में भेजना चाहता है। तो हमने इसका यही प्लान किया कि क्यों ना यहाँ पे एक स्कूल खोला जाए, और जो कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। जब वहाँ पे स्कूल खोला गया तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा फ्यूचर है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हब बन के आ रहा है, इकोनॉमिकल हब बन के आ रहा है वो जगह। जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, या टॉय इंडस्ट्री आ रही है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ आ रही है, लेदर इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी होटल्स एंड बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है। तो मुझे उस टाइम समझ में आया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो गई है, क्योंकि अगर आसपास गवर्नमेंट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है तो वी आर द फर्स्ट वन, जैसे कि एज वेल इन द गॉड सिटी वी आर द फर्स्ट वन, सेम एज इन यमुना सिटी वी आर द फर्स्ट वन कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल लेके आए, जो कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स को आगे आने वाले फ्यूचर को मैच कर पाएगा। और मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत स्वागत करूँगी कि जल्द से जल्द आएँ, और बहुत कम सीटें हैं, आप आएँ और वहाँ पे स्कूल में अपना एडमिशन लें। मैम, गौर ग्रुप के द्वारा गरीब बच्चियों को भी मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, कितनी बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं इस समय? हम जो मॉर्निंग स्कूल है अभी मेरे पास 3700 प्लस बच्चे हैं। इसके अलावा जो इवनिंग स्कूल है उसमें 360 गर्ल्स जो है एजुकेशन ले रही हैं। अभी आगे वाले टाइम में क्योंकि बच्चे प्रमोट हो जाएंगे तो इस साल ये आई थिंक 400 के करीब ये नंबर हो जाएगा। और ये हमारा जो प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज से 4 साल पहले शुरू हुआ, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सक्सेसफुली इसे कर रहे हैं।
देखिए, ये थी हमारे साथ मंजू गौड़, जो लगातार रियल एस्टेट के साथ शिक्षा की ओर भी ध्यान देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव और क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बेटियां अभी भी अशिक्षित हैं। जो गौर ग्रुप के द्वारा एक पहल पहले से की जा चुकी है, उनको वो आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। इनका फ्यूचर में भी प्लान है कि ये शिक्षा की ओर ध्यान देंगी। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया राणा। बात करेंगे आज हम यमुना एक्सप्रेसवे की, जो आने वाले समय में एक फ्यूचर भी है। वहीं अगर हम बात करें गौर ग्रुप की, तो गौर ग्रुप लगातार रियल एस्टेट के साथ शिक्षा की ओर भी ध्यान अपना केंद्रित करता हुआ नजर आ रहा है। आज हम मौजूद हैं गौर स्कूल में, जो यमुना एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गौर इंटरनेशनल स्कूल जो यमुना एक्सप्रेसवे पे बना है, क्या कुछ इसमें नया है। देखिए, ये आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि मैं गौर्स के ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ स्कूल को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल तभी आगे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव होता है, जब हमारा थॉट प्रोसेस उसके अंदर बड़ा क्लीन होता है, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और जो गौर्स ऑफ कोर्स बिलीव करते हैं, गौर्स ग्रुप ऑफ स्कूल बिलीव करता है कि हमें बच्चे को उसकी जो पर्सनालिटी है उसको पूर्णतः टोटली होलिस्टिकली डेवलप करना है। और उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर हमारी स्कोलास्टिक, जिसको हम एकेडमिक्स कहते हैं, सिर्फ वो ही नहीं है, को स्कोलास्टिक, जो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जहाँ पे बच्चे के अंदर जो उसको इन्नेट कैपेबिलिटीज़ मिली हैं, जो बाय बर्थ बच्चा ब्लेस्ड है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उनको हम कैसे तराशते हैं, निखारते हैं, और उसको वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व देते हैं, जो हम कहते हैं होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। तो मैं इस स्कूल में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत नया है। अभी हमारा छोटा सा बेबी है, 1 साल का हुआ है कल। सो इट्स स्टिल इन दैट अभी वो इन्फेंसी स्टेज से कहते हैं, अब चाइल्डहुड में आया है। बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो हम इसमें लगाकर एक बहुत कंप्लीट सी पिक्चर है, जिसका विज़न हमारे सामने है, और हम ऑफ कोर्स उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, ये थी हमारे साथ गौर यमुना एक्सप्रेसवे पे बने गौर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर आसपास में कोई भी ऐसे स्कूल अभी नहीं है, और जो गौर इंटरनेशनल स्कूल है, इसमें लगातार बच्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कोरोना काल था, एडमिशन बंद थे, बावजूद उसके यहाँ पर बच्चों ने एडमिशन लिया है और लगातार एडमिशन किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया सिटी ये बनकर तैयार होगी। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।